हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 26 सितंबर 2025। वर्ष के दिनों की बात करें तो 269 दिन अब तक जा चुके हैं और मात्र 96 दिन हमारे पास अब बचे हुए हैं। इम्पोर्टेंट खबर है आज की। महमूद अब्बास का UNGA भाषण, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष। UNGA क्या है? इसमें UNGA एक बहुत बड़ी महासभा होती है जिसमें 193 देश शामिल होते हैं। वहाँ पर महमूद अब्बास ने एक भाषण दिया है जो कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर है। क्या खबर है इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही PM मोदी ने एक अभी नाभिकीय ऊर्जा का प्रोजेक्ट लागू किया है, शुरू किया है। ये क्या है, ये इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही UP में उर्वरक की कमी आई है, इसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर खबर क्या है? पहली जो खबर है वो नेपाल वर्तमान में एक स्थिर लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। यानी कि वहाँ पर जो अभी जेनजी का प्रदर्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस वजह से लोकतंत्र का जो भविष्य है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं इस टाइम पर। और ख़ासकर हाल के जो अभी संघर्ष हुआ है, ये प्रदर्शन राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विवादों जैसे चुनाव परिणामों और शासन पर मुद्दों के कारण शुरू हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं जिससे चोटें लगी हैं और देश की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। इस टाइम पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है वहाँ पर। नेपाल का लोकतंत्र अभी नया है जो कि 2008 में राजतंत्र के अंत के बाद स्थापित हुआ है। वर्तमान प्रदर्शन राजनीतिक दलों और सरकार के बीच सत्ता साझेदारी और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चल रहे संघर्ष को दर्शाते हैं। यह अस्थिरता देश के विकास को बाधित कर सकती है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात करें तो हिंसक प्रदर्शनों से कानून व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। सरकार को इस स्थिति को नियंत्रित करने और शांति बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे जो एक मजबूत प्रशासन की ज़रूरत को दिखाता है। लोकतंत्र का विकास नेपाल के लिए यह एक परीक्षा का समय है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निष्पक्ष चुनाव, जनता की भागीदारी और राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास बहाल करना ज़रूरी है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो नेपाल की स्थिति जो है वो भारत और चीन पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है उसकी स्थिति को लेकर के, क्योंकि जो क्षेत्रीय स्थिरता इसकी आंतरिक राजनीति से जुड़ी हुई है। भारत के लिए नेपाल का शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संक्रमण महत्वपूर्ण है। नेपाल भारत और संबंधों की बात करें तो भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, मजबूत व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक समानताएं इन रिश्तों की नींव हैं। निकी दोनों देश जो हैं भारत और नेपाल, इनके बीच में एक खुली सीमा, मजबूत व्यापारिक संबंध और सांस्कृतिक जो समानताएं हैं वो इन रिश्तों की नींव हैं। वर्तमान में नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक प्रदर्शन भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास, सहयोग और संवाद पर जोर देना होगा। नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संवेदनशीलता और सम्मान के साथ होना चाहिए ताकि क्षेत्रीय शांति और विकास सुनिश्चित हो सके। निष्कर्ष की बात करें तो नेपाल वर्तमान में लोकतांत्रिक भविष्य की ओर बढ़ने के लिए एक कठिन दौर से गुजर रहा है जहां हिंसक प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख चुनौतियां हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए निष्पक्ष चुनाव, प्रभावी प्रशासन और जनता के साथ संवाद करना बहुत आवश्यक है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में पड़ोसी देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। नेपाल को संवैधानिक सुधार और शांति बहाली पर ध्यान देकर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखनी होगी। अब हम देखते हैं अगली न्यूज़ के बारे में जो कि फ़िलिस्तीन के लिए है। महमूद अब्बास का UNGA भाषण, फिलिस्तीन मुक्त नहीं होगा तो न्याय संभव नहीं है। संघर्ष का इतिहास। इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद 1948 के इजराइल निर्माण से चला आ रहा है जब लाखों फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए। नकबा 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाज़ा, पूर्वी जेरूसलम और गोलान हाइट्स पर कब्जा किया। हमास 2007 से गाज़ा पर इसका नियंत्रण है। हमास पर 2007 से गाज़ा पर नियंत्रण है और PA वेस्ट बैंक के बीच विभाजन ने शांति प्रक्रिया जैसे कि ओस्लो समझौता 1993 को जटिल बनाया है।
वर्तमान संकट 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर आक्रमण किया है, जिससे 40,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहाँ के जो मुख्य नागरिक हैं उनकी भुखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बीमारियां जैसे कि पोलियो का प्रकोप और 2 मिलियन विस्थापन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ से छोड़कर इसको जा चुके हैं। अब्बास ने गाज़ा को एकाग्रता शिविर जैसा बताया है, जहां साफ पानी, दवाइयां और सहायता की कमी है। वेस्ट बैंक में शेल्टर हिंसा और अवैध बस्तियां भी जारी हैं, जो 2024 में 700 प्लस फिलिस्तीनी मौतों का कारण बनी। यूएनजीए का महत्व। यूएनजीए बहुपक्षीय मंच है जहां विकासशील देश G77 फिलिस्तीनी मुद्दे को उठाते हैं। अब्बास का भाषण इसी का एक उदाहरण है, जो कि 145 से 5 वोट से अनुमोदित वीडियो लिंक पर दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने वीज़ा अस्वीकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन द्वारा पीए को आतंकवाद समर्थक मानता है। यह यूएन-यूएस होस्ट कंट्री एग्रीमेंट का उल्लंघन माना गया है। फिर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो नरसंहार का आरोप इस पर लगा है। अब्बास ने इजराइल पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया, जिसमें पूर्ण पीढ़ियां मिटाई जा रही हैं, जो पूरी तरीके से पीढ़ियां हैं वो मिटा दी जा रही हैं। उन्होंने कहा, हम इजराइल के झूठों का जवाब नहीं दे रहे। हमास पर आलोचना। असामान्य रूप से अब्बास ने हमास को निशाना बनाया, कहा कि पीए गाज़ा की जिम्मेदारी लेगी। हमास को हथियार पीए को सौंपने होंगे और वहाँ सशस्त्र समूहों की कोई भूमिका नहीं है। हम सशस्त्र राज्य नहीं चाहते। यह पीए हमास सुलह की दिशा में कदम है। 12 सूत्री युद्ध के बाद योजना की बात करें तो स्थायी युद्ध विराम और वेस्ट बैंक में शेल्टर हिंसा समाप्ति की ओर है। और सभी बंधकों या कैदियों की रिहाई इसमें है, और साथ ही इजराइल सेना का गाज़ा से पूर्ण वापसी। इसमें मतलब ये 12 सूत्री जो है वो एक योजना इसमें दी गई है। UNRWA को मजबूत सहायता और मानवीय सहायता की गारंटी इसमें बात की गई है। और काहिरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से पुनर्निर्माण की बात की गई है। पीए का गाज़ा पर पूर्ण नियंत्रण, रफ़ाह बॉर्डर सहित 7 से 12 तक फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर पीए की संप्रभुता, चुनाव और इजराइल की बड़े इजराइल योजनाओं की निंदा इसमें के अंतर्गत शामिल है। फिलिस्तीन राज्य की मांग क्या है? उन्होंने फिलिस्तीन को यूएन में पूर्ण सदस्यता, इजराइल की सदस्यता निलंबन और 2 राज्य समाधानों की पुनरावृत्ति की है। यानी कि जो फिलिस्तीन है उसने यूएन में उसकी मांग है कि उसको यूएन में पूर्ण सदस्यता दी जानी चाहिए और इजराइल की सदस्यता को निलंबित किया जाना चाहिए, और 2 राज्य समाधान की पुनरावृत्ति की जाए। फिलिस्तीन हमारा है और हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसी बात कही है जो वहाँ फिलिस्तीनी लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। समर्थन की बात करें तो भाषण पर लंबा तालियों का दौर चला। फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। मिस्र, कतर, अमेरिका की मध्यस्थता की सराहना, लेकिन अमेरिका ने वीज़ा वर्जना पर आलोचना झेली। विरोध किसने किया? इजराइल ने अब्बास को शांति का ढोंग कहा। हमास हमले की निंदा न करने का आरोप लगाया। नेतन्याहू सरकार ने गाज़ा पर सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने की बात की है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो G77 प्लस चीन ने समर्थन दिया है। यूरोप देश 2 राज्य समाधान पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब फ्रांस सम्मेलन 22 सितंबर 2025 में अब्बास ने युद्ध विराम की मांग को दोहराया है। भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत ने हमास हमले की निंदा की, लेकिन फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन 1967 सीमाओं पर। 2024 में भारत ने UNRWA को सहायता बहाल की। यह पड़ोसी पहले से आगे मध्य पूर्व में ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद विरोध के लिए प्रासंगिक हैं। भू राजनीतिक प्रभाव क्या होगा इस संघर्ष से? वैश्विक ऊर्जा संकट और शरणार्थी संकट और ईरान इजराइल तनाव जो है वो बढ़ जाएगा, और भारत के लिए लाल सागर में शिपिंग भी प्रभावित होगी। निष्कर्ष की बात करें तो अब्बास का भाषण फिलिस्तीनी संघर्ष को वैश्विक एजेंडा पर रखता है, लेकिन व्यावहारिक समाधान जैसे पीए हमास एकीकरण की कमी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल युद्ध विराम
सहायता और बातचीत पर जोर देना होगा ताकि दो राज्य समाधान वास्तविकता बने। भारत जैसे देशों को मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करे। तो अब हम देखते हैं अपने अगली न्यूज़ के बारे में। उत्तर प्रदेश में उर्वरक खाद की भारी कमी है। इसकी वजह से किसान परेशान हैं और विपक्ष ने सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। किसानों को फसल के लिए खाद नहीं मिल रही जिससे उनकी आमदनी और खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। स्थिति यूपी में कई जगहों पर खाद की दुकानों में स्टॉक खत्म हो गया। किसान लंबी लाइनों में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। किसानों की शिकायत है कि किसान कह रहे हैं कि सरकार ने समय पर खाद नहीं पहुंचाई। दुकानदार और अधिकारी खाद को काला बाजारी में बेच रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश का मानचित्र। विपक्ष का क्या रुख है इसमें? विपक्षी नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार की लापरवाही से किसानों को दिक्कत हो रही है। सरकार का इसमें जवाब आया है कि खबर में सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं, लेकिन स्थानीय अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द खाद की आपूर्ति होगी। महत्व कृषि और खाद्य सुरक्षा। भारत में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। खाद्य न मिलने से फसलें कम होंगी जिससे खाने की कमी हो सकती है। सरकार की जिम्मेदारी इसमें क्या है कि सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। अगर वह निष्क्रिय रहेगी तो लोगों का जो भरोसा है वो इससे टूट जाएगा। आर्थिक असर क्या पड़ेगा इस पर? खेती कम होने से गांव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। सामाजिक मुद्दे, किसानों का जो गुस्सा है वो बढ़ सकता है जिससे प्रदर्शन हो सकते हैं। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है ये एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत ज़्यादा मतलब पूरे देश की जो कृषि है वो इसी पर निर्भर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादक राज्य है ये। चुनावी प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? यूपी बड़ा राज्य है और यहाँ समस्या चुनावों के को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब लोगों को उनकी जो है वो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं होंगी तो लोग जो है वो फिर उनको चुनाव नहीं देंगे। समाधान की बात करें तो सरकार को खाद की आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए जो काम करने चाहिए, समय पर उनको खाद भेजनी चाहिए, दुकानों में स्टॉक चेक करनी चाहिए और गांवों तक सीधी आपूर्ति भी उनको सरकार को पहुंचानी चाहिए। कालाबाजारी रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सख्त इसके लिए कानून बनाएं, दुकानदारों पर नज़र रखें और भ्रष्टाचार करने वालों को सज़ा देनी चाहिए। किसानों को दूसरों की मदद करनी चाहिए, यानी कि एक किसान दूसरे किसान की मदद इसमें कर सकता है, जैसे कि बीमा, सस्ता कर्ज और फसल का उचित दाम देकर इसमें जो किसान है वो भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खाद्य की कमी गंभीर समस्या है जो किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार को तुरंत खाद पहुंचानी चाहिए और कालाबाजारी रोकनी चाहिए। अगर हम बात करें कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि कृषि, शासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। किसानों का भला होना देश की तरक्की के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।